हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल इट्स केमिस्ट्री। तो आज हम करने वाले हैं सीयूसेट 2019 एमएससी केमिस्ट्री एंट्रेंस एग्जाम के इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस। ओके, तो शुरू करें। पहला क्वेश्चन, आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज वेट आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ किलेटिंग एजेंट, यानी कि इनमें से कौन सा किलेटिंग एजेंट नहीं है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो चार ऑप्शन दिए हैं हमें उनमें से पता लगाना है कि इनमें से कौन सा किलेटिंग एजेंट नहीं है। तो किलेटिंग एजेंट क्या होता है दोस्तों? किलेटिंग एजेंट्स आर द लिगेंड्स दैट फॉर्म्स किलेट और रिंग इन कंपाउंड्स विथ मेटल आयन। मतलब जो अपने ऐसे लिगेंड जो मेटल के साथ कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड बनाते समय किलेट का मतलब होता है रिंग, जो रिंग फॉर्म करें, उन लिगेंड्स को हम बोलते हैं किलेटिंग लिगेंड्स। तो देखो सिंपल सी बात है, अगर कोई भी लिगेंड किलेटिंग लिगेंड हो, उसके लिए उसकी जो डेंटिसिटी यानी वो कितने एटम से मेटल से जुड़ता है, और डेंटिसिटी उसकी एक से ज्यादा होनी चाहिए, तभी तो वो रिंग बनाएगा। जैसे हम इन स्ट्रक्चर्स को देखते हैं, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे चारों लिगेंड्स की स्ट्रक्चर बनाई है। तो पहला है हमारा पिरिडीन के आप स्ट्रक्चर देखिए। पिरिडीन के स्ट्रक्चर में अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि यहाँ पर केवल एक सेंटर है ये नाइट्रोजन पे, जो कि यहाँ पे मेटल को इलेक्ट्रॉन देता है। तो ये तो हम हो गया हमारा मोनोडेंटेट लिगेंड। अब ये मोनोडेंटेट लिगेंड हो गया तो फिर ये हमारा किलेटिंग एजेंट नहीं हो सकता, ठीक है। ये हमारा किलेटिंग एजेंट नहीं होगा, तो यही हमारा सही आंसर होगा। तो आंसर तो हमें पता लग गया, लेकिन हम दूसरे जो तीन हमारे लिगेंड दे रखे हैं उन्हें भी एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारा दूसरा लिगेंड है EN क्या होता है? इथाइलिन डायमीन। इथाइलिन डायमीन के अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो उसका स्ट्रक्चर इस तरह से होता है, ये जो मैंने ब्लू कलर का बनाया है। अगर आप इसमें देखें तो ये बाइडेंटेट नेचर का होता है। बाइडेंटेट का मतलब होता है इसकी डेंटिसिटी 2 होती है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर दो एटम है जो कि डोनर एटम की तरह काम कर सकते हैं, दोनों नाइट्रोजन एटम, ठीक है। तो और इस तरह अगर आप देखो यहाँ पे, तो ये एक रिंग सी बन रही है, इसी को हम बोलते हैं किलेट। ये जो रिंग जैसी स्ट्रक्चर बन रही है सभी तरफ से क्लोज स्ट्रक्चर, इसी को बोलते हैं हम किलेट। ओके, तो आपका जो इथाइलिन डायमीन है ये आपका किलेटिंग एजेंट होगा। इसी तरह तीसरा ऑप्शन अगर हम देखें ऑक्जिलेट के अंदर भी जो इसकी डेंटिसिटी होती है वो 2 होती है, क्योंकि यहाँ पर भी दो ऑक्सीजन एटम है जो यहाँ पर मेटल को अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे और यहाँ पर एक किलेट या फिर रिंग फॉर्म करेंगे, ठीक है। तो आपका जो ऑक्जिलेट है वो भी किलेटिंग एजेंट होता है। लास्ट ऑप्शन है हमारा EDTA होता क्या है? देखो, EDTA का फुल फॉर्म होता है इथाइलिन डायमीन टेट्राएसिटिक एसिड। इथाइलिन डायमीन टेट्राएसिटिक एसिड, इसका मतलब इसका जो हम मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो वो इस तरह दिखाई देगा। अब अगर आप इसमें देखें तो इसके पास 6 एटम है जो डोनेट कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन। 4 तो इन एसिटेट ग्रुप के, देखो चारों, एक, ये 2, ये 3 और ये 4, ठीक है। तो 4 ऑक्सीजन एटम तो इन 4 एसिटेट ग्रुप के हो गए, और 2 जो हैं वो इन नाइट्रोजन के हो गए। तो इसके पास 6 ऐसी साइट है जहां से ये बॉन्ड बना सकता है मेटल के साथ में। जब इसमें, ये तो फ्री स्टेट में है, जो मैंने स्ट्रक्चर ड्रॉ करी है ये फ्री स्टेट की है। जब इसके साथ में मेटल कंबाइन होगा तो आपको कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर देता है ये, ठीक है। हेक्साडेंटेट कॉम्प्लेक्स ऑफ EDTA है। ऑलराइट, तो यहाँ भी अगर आप देखो तो किलेशन हो रहा है, एक जगह नहीं बहुत सारी जगह हो रहा है। तो आपका जो EDTA है वो भी किलेटिंग एजेंट होता है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या है इसमें? ऑप्शन A। सेकेंड क्वेश्चन, आवर सेकेंड क्वेश्चन इज थियोरेटिकल मैग्नेटिक मूवमेंट फॉर यूरोपियम 3+ शुड बी, यानी कि यूरोपियम 3+ के लिए हमें मैग्नेटिक मूवमेंट निकालना है। तो दोस्तों, जब भी हमें मैग्नेटिक मूवमेंट निकालना हो हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम पता लगाते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आप देखो तो यहाँ पे यूरोपियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो है ये जिनॉन 4f, सॉरी यूरोपियम 3+ का जिनॉन 4f6। ऑलराइट, अब हमें इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना है, और क्योंकि एक लेंथेनाइट आयन है, लेंथेनाइट आयन के लिए मैग्नेटिक मूवमेंट जो होता है वो दिया जाता है
म्यू इक्वल्स टू जी अंडर रूट जे इंटू जे प्लस वन, ये अंडर रूट है जिसको मैंने यहाँ पावर हाफ में लिखा है, ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना। फिर है यहाँ पे जी जो है उसको हम बोलते हैं लैंडे स्प्लिटिंग फैक्टर, और जे जो होता है आपका वो होता है टोटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, ठीक है। तो अभी हम निकालते हैं जे की वैल्यू। जे निकालने के लिए आपको कैपिटल एल और कैपिटल एस निकालना पड़ेगा। देखिए कैसे निकालेंगे। सबसे पहले तो हम इसको 4f ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करेंगे। तो देखो जिनॉन का तो हमें मतलब है नहीं, हम अनपेड इलेक्ट्रॉन से ही मतलब रखेंगे। तो 4f की जब हम फिलिंग करेंगे 4f ऑर्बिटल्स में तो इस तरह फिलिंग होगी, ओके। और यहाँ पे मैंने इनके एजिमुथल क्वांटम नंबर्स लिख रखे हैं ऑर्बिटल्स के। तो कैपिटल एल, कैपिटल एल क्या होता है? टोटल ऑर्बिटल एंगुलर क्वांटम नंबर, ठीक है। तो उसकी जो वैल्यू होगी वो हम कैसे निकालेंगे? इन एल की जो वैल्यूज है उनको प्लस करेंगे। इसके अंदर ध्यान देना -3 को इंक्लूड नहीं करना है क्योंकि इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक है। तो जब हम इन सारी वैल्यूज को जोड़ेंगे तो +1 से आपका -1 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और +2 से आपका -2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या? केवल प्लस का 3, ठीक है। तो आपकी जो एल की वैल्यू आएगी, योर एल वैल्यू विल बी 3। सिमिलरली अब आपको टोटल स्पिन निकालना है। टोटल स्पिन कैसे निकालते हैं? देखो क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन सेम डायरेक्शन में है, सभी की स्पिन हम कंसीडर करके चलेंगे कि सभी की स्पिन क्या है? हाफ, और कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। तो 6 × 1/2 करेंगे तो एस की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3। ऑलराइट, तो अब अपन निकालेंगे जे की वैल्यू। अब जे की वैल्यू निकालने से पहले एक चीज जो हमें कंसीडर करनी है वो ये कि 4f ऑर्बिटल 4f सबशेल जो है यहाँ पे वो हाफ फिल्ड से कम है। और हम ये जानते हैं कि अगर जे की वैल्यू के लिए जो फॉर्मूला हम यूज करते हैं वो हम L-S यूज करते हैं। कब यूज करते हैं वो फॉर्मूला? जब आपका जो सबशेल है वो हाफ फिल्ड हो या फिर उससे भी लेस देन हाफ फिल्ड हो। तो यहाँ पर इस केस में हमारा जो एफ सबशेल है वो लेस देन हाफ फिल्ड है, तो जे की जो वैल्यू होगी वो हम क्या रखेंगे? L-S। तो L-S वैल्यू रखते ही हम L की वैल्यू डालेंगे यहाँ पे 3, और S की वैल्यू भी हमारी क्या आई थी? 3 -3 आपको J की वैल्यू कितना दे देगा? 0। और जब इस J की वैल्यू को आप इसमें पुट करेंगे तो आपका जो मैग्नेटिक मोमेंट आ जाएगा वो क्या आ जाएगा? 0। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज which statement is incorrect about carbonyl ligands? All right, sorry guys, this question number is wrong here, okay, it is I think third, okay, so मीन्स अब हमें क्या पता लगाना है? देखो हमें ये पता लगाना है कि नीचे दिए गए जो कार्बोनिल लिगेंड्स के बारे में जो स्टेटमेंट दिए गए हैं उनमें से जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो कौन सा है, ठीक है। तो हम एक एक करके सारे स्टेटमेंट को देखेंगे, उन्हें समझेंगे और फिर देखेंगे कौन सा इनमें से रॉन्ग है। तो पहला स्टेटमेंट हमारा क्या है? पहला स्टेटमेंट ये कहता है अ कार्बोनिल लिगेंड कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स इनटू इट्स पाई स्टार मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड दिस वीकन्स द कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड। ओके, ये कह रहा है कि एक जो कार्बोनिल लिगेंड जो होता है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है अपने पाई स्टार मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, और जब वो ऐसा करेगा तो उसके कार्बन के और ऑक्सीजन के बीच में वाला, उनके बीच वाला जो बॉन्ड है वो आपका वीक हो जाएगा, ठीक है। तो क्या ये सही है? इसके लिए देखो, इसको समझने से पहले हम यहाँ पर मैंने एक डायग्राम ड्रॉ किया, देखो यहाँ पे। तो अगर आप इस डायग्राम को देखिए, ये आपने 11th-12th में पढ़ा होगा, और मेटल कार्बोनिल बहुत ही फेमस डायग्राम है। तो इसमें अगर आप देखो तो यहाँ पे दो तरह के इंटरेक्शन होते हैं। पहला बॉन्ड बनता है सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है कि यहाँ जो ये कार्बोनिल है, कार्बोनिल अपने इलेक्ट्रॉन देता है मेटल के एम्प्टी ऑर्बिटल को, ठीक है, इसको तो बोलते हैं हम सिग्मा बॉन्ड। और दूसरा एक और जो इंटरेक्शन होता है वो क्या कि मेटल के जो फील्ड ऑर्बिटल्स हैं वो अपने इलेक्ट्रॉन देते हैं पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ कार्बोनिल को। मतलब वो अपने जो इलेक्ट्रॉन होंगे, ये मेटल के जो मेटल के ऑर्बिटल्स में जो फील्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इलेक्ट्रॉन का डोनेशन होगा कहाँ? मेटल से कार्बन मोनोऑक्साइड के पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। इसी बॉन्ड को हम पाई बॉन्ड भी बोलते हैं यहाँ पे, और इसी बॉन्ड को हम बैक बॉन्डिंग भी कहते हैं, ठीक है। तो देखो अब हम जानते हैं कि जब भी किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर अगर उसके एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो वहां पे हमारा जो बॉन्ड ऑर्डर होगा, इस बॉन्ड का कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का जो बॉन्ड है उसका बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज होगा, और या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं कि वो जो बॉन्ड होगा वो बॉन्ड कमजोर होगा। क्योंकि देखो ये जो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं कहाँ आ रहे हैं? पाई स्टार
एंटी बॉन्डिंग में आ रहे हैं, बॉन्डिंग में नहीं आ रहे हैं, एंटी बॉन्डिंग में आ रहे हैं। और एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन्स जब आते हैं तो वो बॉन्ड को क्या करते हैं, वीक करते हैं। तो आपका जो पहला स्टेटमेंट है वो तो बिल्कुल सही प्रूव हो गया, ठीक है, कि भाई वो अपने पाई स्टार मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन ले रहा है और इस वजह से उसका जो बॉन्ड है वो भी वीक हो रहा है। तो पहला स्टेटमेंट तो आपका ट्रू है। और हमें क्या पता लगाना है, हमें तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट पता लगाना है, तो ये तो हमारा आंसर नहीं हो सकता। दूसरा स्टेटमेंट है हमारा द आईआर स्पेक्ट्रम ऑफ, दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं। द आईआर स्पेक्ट्रम ऑफ FeCO5 absorption assigned to CO stretching modes at higher wave number than that of free CO। क्या कह रहा है, देखो इस स्टेटमेंट में कह रहा है कि अगर हम आईआर स्पेक्ट्रम लें, एक तो इस कॉम्प्लेक्स का आयरन पेंटाकार्बोनिल का और किसका लें, फ्री CO का, ठीक है, और उन दोनों आईआर स्पेक्ट्रम में हम क्या कंपेयर कर रहे हैं, इन दोनों की CO स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी अगर हम मेजर करें तो हमें हायर वैल्यू मिलेगी, किसके लिए, FeCO5 के लिए। यानी कि हमारा जो फ्रीक्वेंसी जो आएगी वो FeCO5 के लिए जो फ्रीक्वेंसी आएगी वो ज़्यादा आएगी एज कंपेयर टू फ्री कार्बन मोनोऑक्साइड। तो क्या ऐसा होगा, चलो देखते हैं, ठीक है। देखो पहले आईआर स्पेक्ट्रम क्या बताता है, आईआर स्पेक्ट्रम आपको ये बताता है कि जितनी ज़्यादा वहाँ पे स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी होगी किसी भी स्पेक्ट्रम, मतलब अगर आप किसी भी बॉन्ड के लिए आईआर स्पेक्ट्रम ले रहे हो तो वहाँ पे स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी जितनी ज़्यादा होगी, स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी को हम सेंटीमीटर इनवर्स में नापते हैं, इसी को हम वेव नंबर भी कहते हैं। तो अगर जितना ज़्यादा वेव नंबर या जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी वहाँ पे स्ट्रेचिंग की, उतना ही आपका जो बॉन्ड होगा वो स्ट्रांग होगा। तो अभी अभी जो हमने देखा कि कार्बन ऑक्सीजन का जो बॉन्ड है, देखो कार्बन ऑक्सीजन का जो ये वाला जो बॉन्ड है जो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड से दिखाया गया है, एक कार्बन ऑक्सीजन का जो बॉन्ड है ये वीक हो जाता है। कब हो जाता है ये वीक, जब ये मेटल से इलेक्ट्रॉन ले लेता है अपने पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। यानी कि जब ये कार्बन मोनोऑक्साइड अगर ये अकेला है, ठीक है, अगर ये कार्बन मोनोऑक्साइड ये अकेला है तो इसमें इलेक्ट्रॉन तो आ नहीं रहे हैं पाई स्टार में, तो जब इसमें इलेक्ट्रॉन आ ही नहीं रहे हैं तो जब ये फ्री स्टेट में होगा तो इसका ये वाला बॉन्ड तो ज्यादा स्ट्रांग होगा, क्योंकि एंटी बॉन्डिंग में तो आपको इलेक्ट्रॉन आ ही नहीं रहा है ना, समझ में आ रही बात। तो जब इसका मतलब जब ये फ्री स्टेट में होगा तो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग होगा बजाय उसके जब ये किसी मेटल के साथ कंबाइन हो जाएगा। यानी कि मेटल के साथ कंबाइन होने पर जो आपकी जो ये बॉन्ड होगा ये कमजोर होगा, और अगर बॉन्ड कमजोर होगा सॉरी, तो आपकी जो आईआर फ्रीक्वेंसी होगी वो भी कम वैल्यू देगी, ठीक है। लेकिन जो स्टेटमेंट 2 जो है हमारा वो तो इसका उल्टा कह रहा था, यानी कि हमारा स्टेटमेंट 2 जो है वो गलत है, ठीक है। और स्टेटमेंट 2 गलत है तो यही हमारा आंसर भी है, क्योंकि हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट पता लगाना था इस क्वेश्चन में, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर कुछ डेटा दे दिया है आपको, इस डेटा से भी आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। देखो जो फ्री कार्बन मोनोऑक्साइड है उसकी फ्रीक्वेंसी याद रखना दोस्तों, उसकी फ्रीक्वेंसी आती है 2143 सेंटीमीटर इनवर्स पे, कभी कभी पूछ भी सकता है। जबकि जो हमारा मेटल के साथ अगर कार्बन मोनोऑक्साइड ये कार्बोनिल लिगैंड अगर जुड़ता है तो हमारी जो फ्रीक्वेंसी है वो 2143 से घट के 2125 से 1850 सेंटीमीटर इनवर्स तक डिक्रीज हो जाती है। अब देखते हैं हमारा थर्ड स्टेटमेंट क्या है। वैसे तो हमें आंसर मिल चुका है, लेकिन थर्ड स्टेटमेंट भी एक बार देख लेते हैं, उसे समझ लेते हैं। स्टेटमेंट थर्ड हमें क्या बोल रहा है, स्टेटमेंट थर्ड हमें कह रहा है कि कार्बोनिल लिगैंड कैन अडॉप्ट टर्मिनल ब्रिज मोड्स, ठीक है, ये 2 मोड्स अडॉप्ट कर सकता है। द अमाउंट ऑफ बैक डोनेशन डिपेंड्स ऑन द बॉन्डिंग मोड। अब ये कह रहा है कि जो ये बैक डोनेशन होता है, बैक डोनेशन किसको बोलते हैं, ये जो पाई बॉन्ड बन रहा है ना इसी को बैक डोनेशन बोल रहा है। तो ये जो बैक डोनेशन होगा ये डिपेंड करेगा कि कार्बोनिल किस मोड में है, ठीक है, मतलब टर्मिनल है या ब्रिज है। तो देखो पहले तो समझो टर्मिनल क्या होता है। टर्मिनल का मतलब होता है जब कोई मेटल है आपका और उस मेटल से आपका कार्बोनिल केवल आपका एक कार्बोनिल जुड़ा हुआ है, ठीक है, उसको तो बोलते हैं टर्मिनल, जैसे कि इस ऊपर वाले डायग्राम में बता रखा है, ठीक है। लेकिन अगर आपके इसी कार्बोनिल से एक और मेटल अगर जुड़ जाए, ठीक है, जब इसी कार्बोनिल से अगर एक और मेटल जुड़ जाए या एक और मतलब 2 या 2 से ज्यादा मेटल अगर एक ही कार्बोनिल से जुड़े हुए हों तो उस कार्बोनिल लिगैंड को हम बोलेंगे ब्रिजिंग कार्बोनिल लिगैंड। अब देखो जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, जितने ज्यादा मेटल होंगे उतने ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मेटल से कार्बोनिल की तरफ जाएगी और उतना ही यहाँ पर जो ये बॉन्ड होगा ये वीक होगा,
ठीक है, क्योंकि देखो ये मेटल इसके पाई स्टार में दे रहा है, वैसे ही ये वाला मेटल भी इसके पाई स्टार में इलेक्ट्रॉन देगा। इस वजह से जो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का जो बॉन्ड है वो वीक हो जाएगा, और ये बॉन्ड अगर वीक होगा तो हमें जो फ्रीक्वेंसी होगी ब्रिजिंग वाले केस में वो भी कम मिलेगी। और यही इस स्टेटमेंट का मतलब है कि जो आपकी जो बैक डोनेशन है वो डिपेंड करेगा कि आपका जो कार्बोनिल है वो ब्रिजिंग मोड में है या टर्मिनल में है। तो सिंपल सी बात है, देखो टर्मिनल में तो एक ही मेटल है, एक मेटल होगा तो वहां पे जो बैक डोनेशन होगा वो कम होगा, और जबकि ब्रिजिंग अगर कार्बोनिल लिगेंड है आपका तो वहां पे बैक डोनेशन ज्यादा होगा। तो यही हमारा स्टेटमेंट थर्ड कह रहा था। तो स्टेटमेंट थर्ड भी हमारा ट्रू है। अब इस स्टेटमेंट फोर भी हमारा ट्रू ही होगा, और स्टेटमेंट फोर में जो है वो मैं अभी आपको नहीं बता रहा, क्योंकि उसके बारे में मैं आपको एक नेक्स्ट अगली वीडियो में बताऊंगा। उसमें मुझे आपको थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी बतानी पड़ेगी, ठीक है, और ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है विच मेटल सेंटर डज नॉट ओबे द 18 इलेक्ट्रॉन रूल। ये क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको बता दूं, इस टॉपिक पे एक क्वेश्चन पक्का आएगा आपके सीयू सेट के पेपर में, क्योंकि 18 इलेक्ट्रॉन रूल बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपने ग्रेजुएशन में टॉपिक पढ़ा होगा ऑर्गेनोमेटेलिक्स में, और ये नेट वगैरह में भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। इस पे क्वेश्चन हर बार आता है, तो आप सीयू सेट के लिए भी याद रखें। इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा, लेकिन अभी फिलहाल हम ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो 18 इलेक्ट्रॉन रूल हमें देखना है। 18 इलेक्ट्रॉन रूल में हम क्या करेंगे, हम मेटल के अराउंड जो है टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे और देखेंगे वो 18 है या नहीं है। कैसे, देखो सबसे पहले तो आप जो आपका ये पहला वाला कंपाउंड है, पहले वाले कंपाउंड के लिए हम चेक करते हैं, पहले और दूसरे के लिए। तो पहले वाले कंपाउंड के लिए अगर आप देखो तो वहां पे जो ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड जो बन रहा है, इसका स्ट्रक्चर हम इस तरह बना सकते हैं, एक आयरन एटम और उसके दोनों तरफ इस तरह के लिगेंड। इस ईटा 5 का मतलब क्या है कि इसकी जो हेप्टिसिटी है, इसकी हेप्टिसिटी यहाँ पे 5 है। जितनी हेप्टिसिटी होती है वो उतनी ही इलेक्ट्रॉन जो है कंट्रीब्यूट करता है बॉन्ड बनाने में, ठीक है। तो अब हमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पे काउंट करना है। तो देखो क्या तरीका होता है कि आप आयरन को आप न्यूट्रल स्टेट में मानो, तो आयरन आपका न्यूट्रल स्टेट में उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन 3d6 4s2, यानी कि ये 8 इलेक्ट्रॉन अपने कंट्रीब्यूट करेगा, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो लिगेंड है आपका यहाँ पे, उस लिगेंड की हेप्टासिटी आपको दे रखी है, ये ईटा जो है ये हेप्टासिटी है, हेप्टासिटी आपको दे रखी है 5, यानी कि वो कितने एटम से एक साथ बॉन्ड बना रहा है, ठीक है। तो हेप्टासिटी 5 है, तो एक लिगेंड आपका जो है वो 5 इलेक्ट्रॉन देगा, दो लिगेंड आपके कितने इलेक्ट्रॉन देंगे, 10 इलेक्ट्रॉन देंगे, ऑलराइट। अब आप इस 8 को और 10 को अगर आप जोड़ लेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 18। तो फर्स्ट कॉम्प्लेक्स जो है आपका वो तो 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो कर रहा है। सेकंड कॉम्प्लेक्स आप देखें, सेकंड कॉम्प्लेक्स के अंदर देखें, अब देखो यहाँ पे जो है दो मेटल सेंटर आ गए, कोबाल्ट दो मेटल सेंटर आ गए, है ना। तो यहाँ पे 18 की जगह 36 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, क्योंकि 18 इलेक्ट्रॉन रूल जो होता है वो एक मेटल सेंटर के लिए हम फॉलो करवाते हैं, ठीक है, दो के लिए नहीं। दो के लिए हम 36 करेंगे, इसी तरह 3 के लिए हम 54 करेंगे। आ रही बात समझ में। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो कार्बोनिल, अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है कि हमें तो सर एग्जाम में स्ट्रक्चर पता ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे। तो पहली बात तो है कि ये वाला जो कंपाउंड जो यहाँ पे ड्रॉ किया है मैंने, ये बहुत ही कॉमन कंपाउंड है, जिसका स्ट्रक्चर अगर आपने ऑर्गेनोमेटेलिक्स ढंग से पढ़ी है तो आपका स्ट्रक्चर याद होगा। और अगर आपको ये स्ट्रक्चर याद नहीं भी है तो देखो क्वेश्चन करने का तरीका ये है कि जो पहले आपको आती है वो दूसरी स्ट्रक्चर तो आप एक बार ड्रॉ करके देखो। अब भाई सेकंड वाला छोड़ देना, थर्ड और फोर्थ के लिए काउंट करके देख लेना। आपको इसमें से निकालना है जो ऑब्वी नहीं करता है, तो अगर आपको सी या डी ऑप्शन में से भी अगर आंसर मिल रहा है तो आप वो भी टिक कर सकते हैं, ठीक है। पर चलो मैं आपको ये बताता हूँ कि ये किस तरह 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो देखो कोबाल्ट जो है वो आपका न्यूट्रल स्टेट में उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 3d7 4s2, यानी कि एक कोबाल्ट आपका 9 इलेक्ट्रॉन देगा। तो दो कोबाल्ट आपके कितने देंगे, 18 इलेक्ट्रॉन देंगे। अब यहाँ पे देखो कितने टर्मिनल कार्बोनिल है, यहाँ पे 6 टर्मिनल कार्बोनिल है, ठीक है। तो 6 टर्मिनल कार्बोनिल है, एक कार्बोनिल लिगैंड देता है 2 इलेक्ट्रॉन, तो 6 कितने देंगे, 6 × 2 यानी कि 12 इलेक्ट्रॉन्स, ऑलराइट। तो कोबाल्ट हो गया, अब हमारे टर्मिनल कार्बोनिल हो गया। अब क्या बचा, ब्रिजिंग कार्बोनिल, और ब्रिजिंग कार्बोनिल भी 2 इलेक्ट्रॉन्स ही देते हैं। और कितने हैं यहाँ पे, दो ब्रिजिंग कार्बोनिल हैं, एक ये ऊपर वाला है, एक ये नीचे वाला है, ठीक है।
तो आपके इलेक्ट्रॉन डोनेटेड बाय ब्रिजिंग कार्बन लिगेंड्स कितने हो जाएंगे आपके, वो भी 2 2 जा 4, ये 4 है गाइस, है ना, कंफ्यूज मत होना। अब देखो, लेकिन अब यहाँ पर एक बॉन्ड इन दोनों कार्बोनिल के बीच में भी है, ठीक है, तो एक बॉन्ड कितने इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। अब आप इनको काउंट कर लीजिए, ठीक है। पहला आपका आया था 18, जो मेटल के द्वारा दिया गया था, 18 प्लस 12 30 प्लस 4 34, और लास्ट में ये एक मेटल बॉन्ड का 2 इलेक्ट्रॉन, 34 प्लस 2 यानी कि 36। तो 2 आपके मेटल सेंटर हैं और 36 का इलेक्ट्रॉन काउंट आ रहा है, यानी कि हर मेटल जो है वो 18 इलेक्ट्रॉन को फॉलो कर रहा है, ठीक है, 18 2 36। नेक्स्ट आपका देखिए, अब हमारा जो अगला कॉम्प्लेक्स है वो है रूथेनियम η6C6Me6, ठीक है। इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो इस तरह होगा, देखो यहाँ पे कुछ भी नहीं किया मैंने। देखो C6H6 क्या होता है, बेंजीन। अगर आप H को जो है रिप्लेस कर दो मिथाइल से, जब H को मिथाइल से रिप्लेस करोगे तो आपका जो लिगेंड होगा वो इस तरह से नजर आएगा, ठीक है। और ऐसे 2 आपको लिगेंड बनाने हैं, बीच में आपको रूथेनियम रखना है। अब देखो यहाँ पर हेप्टासिटी कितनी है, हेप्टासिटी यहाँ पे है 6, और जितनी हेप्टासिटी होती है उतनी ही वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, जैसे मैंने आपको अभी बताया। और रूथेनियम जो है, अब रूथेनियम का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन नहीं याद, कोई दिक्कत नहीं है, आपको याद करने की जरूरत भी नहीं है, आपको आयरन का याद है, ठीक है। तो आयरन के ही ग्रुप में रूथेनियम और ऑस्मियम आता है, ठीक है, आयरन के जस्ट नीचे ही आता है। तो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, 8। रूथेनियम के 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, यहाँ पे एक रूथेनियम था, और 6 और 6, ठीक है, मतलब हर जो लिगेंड होगा वो 6 इलेक्ट्रॉन देगा। तो 12 प्लस 8 कितना हो जाएगा, 20। लेकिन इस पूरे कॉम्प्लेक्स पे 2 प्लस का चार्ज है, 2 प्लस का चार्ज मतलब 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, ठीक है। तो 8 प्लस 12 तो हो रहा था 20, उसमें से आपने चार्ज को जो है माइनस कर दिया। आप चार्ज को माइनस कर दोगे तो आपके पास 20 माइनस 2 क्या आ जाएगा, 18 इलेक्ट्रॉन, यानी कि ये भी 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो आपके पास तो एक ही ऑप्शन बचा, लास्ट ऑप्शन, तो ऑब्वियसली आंसर तो यही होना है। लेकिन फिर भी एक बार हम इसका भी 18 इलेक्ट्रॉन रूल काउंट करते हैं, ठीक है। तो देखो वेनेडियम जो है, वेनेडियम आपका कौन सा, वेनेडियम आपको कितने इलेक्ट्रॉन देगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, ठीक है, 3d3 4s2 इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ये आपको 5 देगा। और एक कार्बोनिल आपको 2 देता है, 2 इलेक्ट्रॉन देता है, तो 6 कार्बोनिल है यहाँ पे, 6 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 12। ओके, तो आप इस 5 को और 12 को जब ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 17, और ये वेरीफाई हो गया। देखो कि आपका जो ये लास्ट वाला जो कॉम्प्लेक्स है ये 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो नहीं करता है, यानी कि करेक्ट आंसर आपका क्या है, आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखो, डाइमिथाइल ग्लाइकोजिम इज यूज्ड एज अ स्पॉट टेस्ट रिएजेंट फॉर द कंफर्मेटरी टेस्ट ऑफ विच कैटायन, यानी कि डीएमजी जो है वो किस मेटल आयन के लिए एक रिएजेंट की तरह हम इस्तेमाल करते हैं कंफर्मेटरी टेस्ट में, वो आपको पता लगाना है। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है दोस्तों। अगर आपने अपने ग्रेजुएशन में किसी भी ईयर, मतलब यूनिवर्सिटी वाइज अलग अलग टाइम पीरियड पे होता है, बट निकल डीएमजी का एक प्रैक्टिकल जरूर होता है हर यूनिवर्सिटी में, जिसको हम ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस में पढ़ते हैं, ठीक है। तो वहां पर हम क्या करते हैं, निकल और डीएमजी का एक रेडिश पिंक कलर का एक जो है आपका वहां पे कॉम्प्लेक्स बनता है, बहुत अच्छे से बनता है ये, ठीक है, बहुत इजी सा प्रैक्टिकल भी है, तो आपने ये बनाया होगा। तो ये अगर आपको पता है तो आपको याद ही होगा कि मतलब हम निकल का उसके साथ कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, और निकल की एफिनिटी डीएमजी के साथ ज़्यादा अच्छी है, इसलिए निकल के डिटेक्शन या फिर उसके कंफर्मेटरी टेस्ट के लिए भी हम डीएमजी को एज ए रिएजेंट यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि जो है ये निकल के साथ एक इंटेंस रेड कलर कॉम्प्लेक्स बना लेता है, और उसकी जो रिएक्शन है वो मैंने यहाँ पे लिख दिया, आपको रिएक्शन मालूम होनी चाहिए। ये कोई आपसे पूछ ले कभी वाइवा में या कभी भी कुछ फॉर्मूला ही पूछ ले, है ना। तो ये निकल है और ये आपका डीएमजी है, और ये इस तरह का आपका यहाँ पे कॉम्प्लेक्स बनता है। इसका कलर कुछ इस तरह का होता है, देखो ये लैब का ही एक फोटो है जो निकल डीएमजी कॉम्प्लेक्स हम लोगों ने बनाया था किसी टाइम पे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, सो द करेक्ट ऑप्शन इज जो हमारा है करेक्ट ऑप्शन वो है ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इलेक्ट्रॉनिक ग्राउंड स्टेट टर्म फॉर द क्रोमियम इन क्रोमियम CN6 4 नेगेटिव। इस कॉम्प्लेक्स के अंदर आपको जो है ग्राउंड स्टेट टर्म निकालना है क्रोमियम के लिए। तो देखो भाई, ग्राउंड स्टेट टर्म निकालने के लिए सबसे पहले चाहिए होता है आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और उस चीज के लिए आपको सबसे पहले चाहिए ऑक्सीडेशन स्टेट। तो पहले तो आप सबसे पहले निकालो ऑक्सीडेशन स्टेट। अब भाई
ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो देख लो, और अगर नहीं भी आता है तो चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि CUCT बहुत ही इजी एग्जाम है। ठीक है, आप अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी कर लोगे तो भी आप इसे पार कर लोगे आसानी से। ठीक है, कोई इतना आपको हड़बड़ करने की जरूरत नहीं। अभी हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे जो बहुत ही ईजी है। तो देखो भाई, सबसे पहले तो ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं। क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे हमने मान ली X, ठीक है, और यहाँ पर साइनाइड जो है, साइनाइड का 1 नेगेटिव चार्ज 6 इंटू माइनस 1 एंड द ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज इस पे कितना है, -4। तो यहाँ से जो है क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई 2 प्लस की 2। तो क्रोमियम +2 का अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो कैसे लिखोगे, 3d4 4s1, एंड इसको आप 3d ऑर्बिटल में इस तरह लिख सकते हो। ठीक है, अब जैसे हमने पहले कैपिटल L की वैल्यू निकाली थी, कैसे निकाली थी, इन सारी स्मॉल l वैल्यूज को ऐड करके। वैसे आप यहाँ पर भी स्मॉल l की जो वैल्यूज हैं हर इलेक्ट्रॉन के लिए वो आप ऐड कर दीजिए। जब आप इन्हें ऐड करेंगे तो आपके पास l की वैल्यू आ जाएगी 2, और ऐसे ही टोटल स्पिन जो कैपिटल S की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी आपकी 2। वो 2 क्यों आई भाई, क्योंकि यहाँ पे आपके पास 4 इलेक्ट्रॉन है और एक इलेक्ट्रॉन का स्पिन हाफ होता है, तो 4 इंटू हाफ आपको क्या दे देगा 2। आपके पास L की वैल्यू है, S की वैल्यू है। अब टर्म कैसे निकालते हैं, देखो टर्म निकालने का फॉर्मूला होता है 2s+1 सबस्क्रिप्ट में, सॉरी सुपरस्क्रिप्ट में, और नीचे जो मेन स्क्रिप्ट में आपका होता है कैपिटल L। कैपिटल L की वैल्यू नहीं लिखनी होती वहां पे, सीधे कैपिटल L की वैल्यू के अकॉर्डिंग हम लिखते हैं। तो देखो सबसे पहले तो हम देखते हैं सुपरस्क्रिप्ट में क्या आएगा हमारा 2s+1। तो S की वैल्यू कितनी है 2, और 2s+1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 इंटू 2+1, यानी कि वो आपको कितना वैल्यू देगा 5। तो यहाँ पर सुपरस्क्रिप्ट में 5 कहाँ पर है, केवल ऑप्शन नंबर बी में। तो देखो ये तो ऐसे ही हो गया। ठीक है, लेकिन एग्जाम में कभी अगर मान लो कंफ्यूजिंग ऑप्शन आ गया, एक और ऑप्शन आ गया, तो आप कैसे वेरीफाई करोगे, तो L की वैल्यू से वेरीफाई करना है। L की वैल्यू अगर 0 है तो टर्म होता है आपका S, 1 है तो टर्म होता है P, 2 है तो टर्म होता है D। तो हमारा यहाँ पे L की वैल्यू कितनी आई थी 2, इसलिए यहाँ पर जो हमारा जो टर्म होगा वो क्या हो जाएगा, टर्म हमारा 5D। ठीक है, हेंस द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब अगला क्वेश्चन हमारा जो है, देखो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, 11th-12th की केमिस्ट्री में भी आपने पढ़ा है, VACPR थ्योरी अगर आपने पढ़ी तो बहुत आसानी से हो जाएगा क्वेश्चन। क्या कहता है क्वेश्चन, आपको शेप पता लगाना है, द शेप ऑफ BRF3 शुड बी। तो सबसे पहले तो आप काउंट करो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर अकॉर्डिंग टू VACPR थ्योरी। ठीक है, तो देखो BRF3 है यहाँ पे, तो सेंट्रल एटम तो क्या होगा आपका ब्रोमीन। ब्रोमीन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, सभी हैलोजेंस की तरह 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। उन 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन में से 3 तो बॉन्डिंग कर लेंगे फ्लोरीन के साथ, क्योंकि यहाँ पे 3 फ्लोरीन एटम है, तो 3 तो आपके बनाएंगे बॉन्ड पेयर्स। बचे कितने, 7 में से 3 चले गए बॉन्डिंग में, तो कितने बचे 4। अब वो जो 4 इलेक्ट्रॉन है वो कितने लोन पेयर बनाएंगे, 2-2 के 2 लोन पेयर बना लेंगे, तो 2 तो आपके पास लोन पेयर हो गए। ठीक है, और 3 आपके पास क्या हो गए, बॉन्ड पेयर हो गए। अब इमेजिन करो जब 2 लोन पेयर होंगे और 3 बॉन्ड पेयर होंगे, तो अपने आप को किस तरह अरेंज करेंगे, वो VACPR थ्योरी में जब आपने पढ़ा था। ठीक है, तो वो अपने आप को अरेंज करेंगे इस तरह, देखो इसको बोलते हैं बेंट टी शेप। ठीक है, तो ये अब मतलब रिपल्शन मिनिमाइज करने के लिए वो इस तरह अपने आप को अरेंज करते हैं। ठीक है, तो आपका इस तरह का शेप हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि इसके अंदर 2 लोन पेयर और 3 बॉन्ड पेयर होंगे। तो करेक्ट ऑप्शन आपका क्या है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 8, देखो इतनी इजी क्वेश्चंस भी आते हैं, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, बॉर्न लैंडे इक्वेशन इज यूज्ड फॉर। इनमें से किसके लिए बॉर्न लैंडे इक्वेशन हम जो है वो यूज करते हैं। तो देखो अगर आपने आयनिक कंपाउंड्स या फिर आयनिक क्रिस्टल्स अगर आपने पढ़ा है ग्रेजुएशन में, तो आपको पता होगा कि एक इक्वेशन होती है। ठीक है, उस इक्वेशन पे कैलकुलेशन एंड न्यूमेरिकल तो बहुत कम आते हैं, बट आपको वो इक्वेशन याद होनी चाहिए कि वो हम क्यों यूज करते हैं। उसका डेरिवेशन भी किसी किसी यूनिवर्सिटी के सिलेबस में, जैसे जहाँ मैं पिछले कॉलेज में जहाँ मैं पढ़ा रहा था, वहाँ पे एक स्टूडेंट ने इस पे जो है प्रेजेंटेशन तैयार किया था। तो बॉर्न लैंडे इक्वेशन जो है ये आपकी यूज होती है थियोरेटिकल डिटर्मिनेशन ऑफ लैटिस एनर्जी की, यानी कि लैटिस एनर्जी का पता लगाने के लिए थियोरेटिकली, उसके लिए हम इस इक्वेशन को यूज करते हैं। इक्वेशन इस तरह से है। ठीक है, इसमें बहुत सारी जो वैल्यूज है, जैसे एन है तो आपका अवोगाद्रो हो जाएगा, एम मेंडेलियन कांस्टेंट होता है, जेड और ये आपके चार्जेस हैं, ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, आर जो है डिस्टेंस है, और एन भी कोई कांस्टेंट होगा, मुझे अभी याद नहीं है। ठीक है, यू आपका लैटिस एनर्जी। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या है आपका, ऑप्शन बी। अब क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस। अब देखो ये बहुत ईजी क्वेश्चन है ना। अब ये बिल्कुल मतलब
ये थोड़ा जीके टाइप या एनवायरमेंट साइंस का क्वेश्चन मान लो इसे, है ना। तो आपको पता है कि ग्रीन हाउस गैसेस क्या होती हैं, जो एटमॉस्फेयर में इकट्ठी होके हमारी अर्थ से जो है हमारी अर्थ का टेम्परेचर बढ़ाती है बेसिकली, मतलब हीट को अंदर तो आने देती है, सोलर रेडिएशंस अंदर तो आ जाते हैं लेकिन वो बाहर नहीं जा पाते वापस, जैसे कि जो आपका कांच का जो ग्रीन हाउस होता है बिल्कुल उसी तरह। तो उसके लिए जो रेस्पॉन्सिबल है सबसे ज़्यादा गैस, वो तो हम जानते ही हैं, है ना, न्यूज़पेपर वगैरह से हम जानते हैं कि CO2 उसके लिए सबसे ज़्यादा रेस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट हम जानते हैं मीथेन, ठीक है। इस मीथेन की वजह से ही जो डेवलप्ड नेशंस है वो डेवलपिंग कंट्रीज पे बहुत आरोप लगाते रहते हैं कि आपके यहाँ से जो है ग्रीन हाउस गैसेस ज़्यादा निकलती है। तो ये दो ऑप्शन तो ग्रीन हाउस गैसेस हैं। अब आपको कंफ्यूजन हो सकता है ऑक्सीजन और ओजोन में। तो देखो, ऑक्सीजन जो है वो इतने हाई लेवल पे नहीं होती, ओजोन जो है उस लेवल पे होती है ना, एटमोसफेयर के। तो मोरल लेस यही आंसर होना चाहिए, बट फिर भी मैंने भी एक बार कंफर्म किया, आप भी जब इससे कंफर्म कर लें, आपको याद रखना पड़ेगा कि कौन कौन सी ऐसी गैसेस है जो ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं। तो प्राइमरीली जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं वो है वाटर वेपर, आपका H2O। देखो पानी जो है वो भी गैसेस फॉर्म में जब वो वाटर वेपर बनता है तो वो भी अपने आप में एक ग्रीन हाउस गैस की तरह काम करता है। नेक्स्ट इज कार्बन डाइऑक्साइड, next is methane, and the last one is nitrous oxide and the ozone. All right, so all these gases are greenhouse gases that you need to remember. So the correct option is option A. Now the next question, it's a very easy question. You have studied this Rutherford experiment, है ना। तो ये रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट आपने 9th क्लास में पढ़ा था, 11th में ही पढ़ा था। क्या है रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट, मैं थोड़ा सा याद दिला दूं। रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट में गोल्डफेल एक्सपेरिमेंट होता है, अल्फा पार्टिकल आते हैं। अब शायद कुछ याद आ गया हो, ठीक है। नहीं भी याद आया तो एक बार किताब उठा के देख लेना, 9th की 11th की जो भी आपके पास पड़ी है। तो रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट के क्या कंक्लूजन है वो हमें यहाँ पे बताने हैं। तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, बहुत इजी क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है आपका, इनसाइड द एटम देयर आर पॉजिटिव सेंटर्स इमर्स इन द सी ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या ये स्टेटमेंट सही है? बिल्कुल नहीं, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि पॉजिटिव सेंटर्स जो है वो इलेक्ट्रॉन के उसमें नहीं होते। मतलब पॉजिटिव, पहली बात तो बहुत सारे सेंटर्स नहीं होते पॉजिटिव सेंटर एक ही होता है सेंटर में, और वहीं पे सारा पॉजिटिव चार्ज जो है वो इकट्ठा होता है, जिसको हम न्यूक्लियस कहते हैं। यही तो रदरफोर्ड का कंक्लूजन आया था कि सारा मास और सारा पॉजिटिव चार्ज जो है वो एटम के सेंटर में होता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, तो पहला स्टेटमेंट तो गलत हो गया। अब अगर पहला स्टेटमेंट गलत है तो डी भी अपने आप गलत होगा, क्योंकि उसके अंदर भी जो है ए का स्टेटमेंट आ रहा है। अब आपके पास दो ऑप्शन बचे, बी और सी। अब देखो बी स्टेटमेंट जो है वो कह रहा है कि न्यूक्लियस कंटेन्स प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड मीजोन। तो ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल तो नहीं कह सकते। मतलब रदरफोर्ड ने ये एस्टेब्लिश नहीं किया था कि भाई प्रोटॉन न्यूट्रॉन तक की बात तो सही है, लेकिन मीजोन्स जो है, मीजोन्स की डिस्कवरी हुई थी 1935 के अराउंड, ठीक है। और रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट तो बहुत पहले डिस्कवर उससे हो गया था 1911 के अराउंड। तो मीजोन के बारे में रदरफोर्ड ने एस्टेब्लिशमेंट नहीं दिया था, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग। अब क्या बचा आपका, लास्ट स्टेटमेंट तो सी है, तो आंसर तो यही होगा। पर इसे भी देख लेते हैं। मोस्ट ऑफ द स्पेस इन एन एटम इज एम्प्टी। ज्यादातर जो स्पेस है एटम के अंदर वो एम्प्टी है। हाँ, ये बिल्कुल सही था। ये रदरफोर्ड का अगर आप थोड़ा सा याद करें, इस तरह का कुछ डायग्राम था। यहाँ पे जो है आपका बीच में न्यूक्लियस था, ठीक है। तो जब उसने अल्फा पार्टिकल इस तरह गिराए थे तो ज़्यादातर अल्फा पार्टिकल इस एटम को क्रॉस कर रहे थे इस तरह से, ठीक है। तो जब इस तरह से एटम को क्रॉस कर रहे थे ज़्यादातर अल्फा पार्टिकल, इसका मतलब क्या था कि एटम के अंदर ज़्यादातर स्पेस तो जो है वो खाली है, क्योंकि यहाँ पर उसने क्या करा था, यहाँ पर उसने एक वो स्क्रीन लगा दी थी जिंक सल्फाइड की, है ना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, so the correct option for 10th question is option C. Our next question is, the correct electronic configuration and the magnetic moment of gadolinium 3 positive is. आपको gadolinium 3 positive का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताना है और मैग्नेटिक मोमेंट। तो देखो याद रखो, लैंथेनाइड और एक्टिनाइड जो एफ ब्लॉक एलिमेंट है, उस टॉपिक में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर कुछ है एमएससी एंट्रेंस के लिए तो वो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्योंकि उसका रीज़न है कि आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से सारी प्रॉपर्टी का पता लगाते हो, आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से ही मैग्नेटिक मोमेंट का पता लगाओगे। और एफ ब्लॉक के केस में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वहाँ पे एफ ऑर्बिटल्स की इन्वॉल्वमेंट की वजह से वहाँ पर जो एक्सेप्शनल केसेस होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, हाफ फील्ड और फुल फील्ड के, ठीक है। तो आपको वो याद रखने ही होंगे, ठीक है। तो गैडोलिनियम का जो आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो
क्योंकि हाफ फील्ड ज़्यादा स्टेबल होता है, इसलिए उसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है ज़ीनॉन 4f7 5d1 6s2। ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलेंगे, 5d1 से एक निकलेगा, 6s2 से 2 निकलेंगे। तो आपका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा गैडोलिनियम 3 पॉजिटिव के लिए वो हो जाएगा आपका ज़ीनॉन 4f7। तो देखो यहाँ पे कोई ऑप्शन है क्या, यहाँ पे अब पहला ऑप्शन, पहले ही ऑप्शन में हमें तो आंसर मिल गया। ठीक है, अब मैग्नेटिक मोमेंट निकालने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको ये, चलो आपका होमवर्क है कि आप जो है इस क्वेश्चन के लिए आप वेरीफाई करेंगे कि इसका बोर मैग्नेट्रॉन में इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट आएगा क्या वो यही आएगा। अब ये मत पूछना कि कैसे इसका निकालेंगे, मैं आपको हिंट दे दूं, मैंने क्वेश्चन नंबर 2 में एक फॉर्मूला लिखवाया था। ठीक है, मैं वापस बता देता हूँ। देखो करेक्ट ऑप्शन तो इसके लिए ए होगा, लेकिन जो फॉर्मूला जो है वो होगा हमारा ये वाला मैग्नेटिक मोमेंट निकालने के लिए, जो मैंने आपको पहले भी बताया। ठीक है, अब जी आप लोग थोड़ा सा सर्च करके पता लगाएं, है ना, मैंने वहाँ तो बता दिया है कैसे क्या कैलकुलेट करेंगे, बट फिर भी एक बार आप पहले एल की वैल्यू निकालें, फिर एस की वैल्यू निकाल के, फिर जे की वैल्यू निकाल के, और फिर आप पता लगाएं। ठीक है, ये आपका होमवर्क नहीं आएगा तो फिर बता देंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में वो भी। ठीक है, तो अब हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द टिपिकल नॉन मेटल एंड मेटल कॉम्बिनेशन। देखो ये क्वेश्चन क्लास 10th का क्वेश्चन है। ठीक है, इतने इजी क्वेश्चन आते हैं सीयू सेट के अंदर। तो ये आपको बता रहा है कि इनमें से कौन सा जो है नॉन मेटल और मेटल का कॉम्बिनेशन है। तो पहले तो बी और डी ऑप्शन देख लो। तो बी में तो देखो एल्यूमिनियम और कॉपर है, यानी कि आपको क्वेश्चन में पता लगाना है कि एक ऐसा ग्रुप, एक ऐसा पेयर जिसमें एक तो नॉन मेटल हो और दूसरा जो है वो मेटल हो। तो अगर आप देखोगे तो एल्यूमिनियम और कॉपर वो दोनों तो मेटल हैं। ऐसे डी वाले में एल्यूमिनियम और आयरन ये भी दोनों मेटल हैं। ठीक है, अब इस सी वाले में देखो गैलियम और निकल, निकल तो आपको पता ही है अच्छा खासा मेटल है। गैलियम जो है अगर आपने 10th क्लास की बुक अच्छे से पढ़ी है तो उसमें ये लिखा है कि गैलियम उन मेटल में से एक है जिसको अगर आप अपने हाथ की हथेली पर भी रख दो तो आपकी बॉडी हीट से भी मेल्ट हो जाएगा, क्योंकि उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही लो होता है। ठीक है, इस तरह दिखता है, देखो गैलियम उसके हाथ पर भी वो मेल्ट हो रहा है। ठीक है, तो गैलियम भी आपका मेटल है। ठीक है, जिसका बहुत ही लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। तो गैलियम भी मेटल है, निकल भी मेटल है। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, ये। वैसे भी आपको पता है कि बोरोन जो है वो क्या है, वो नॉन मेटल। ठीक है, तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन ए है। ठीक है, तो अब इसके अलावा भी अगर आपको सीयू सेट से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है या आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान के बारे में कुछ भी जानना है तो आप जो है मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख के भेजें और मुझे बताएं। ये वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए इसलिए मैंने इसको छोटा रखा। अभी हम नेक्स्ट वीडियो में इसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, जब तक आप इस वीडियो को लाइक करें प्लीज़, और शेयर भी करना है, और सब्सक्राइब करें मेरा चैनल इट्स केमिस्ट्री, एंड बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको जो है नोटिफिकेशंस के बारे में पता चलता रहे। ठीक है, थैंक यू, दैट्स ऑल।